Good morning, everyone. My name is Krunal Thakur, and today we are going to discuss the topic पंचायती राज in India. तो जैसा कि हमें पता है कि जो नेशनल पंचायती राज डे है वो 24 अप्रैल एवरी ईयर सेलिब्रेट होता है। क्यों ये होता है तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पंचायती राज इन इंडिया। तो सबसे पहले सवाल ये है कि व्हाट इज पंचायती राज। तो बेसिकली अ सिस्टम ऑफ रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो गांव में जो गांव होता है हमारा, तो वहां पे जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होता है उसे हम बोलते हैं कि ये हमारा पंचायती राज है। इसका जो मेन जो लक्ष्य है, जो एम है, वो है जो ग्रास रूट है वहां पे डेमोक्रेसी जो है उसको बिल्ड करना एंड अनेबल रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना, ये हमारा मेन लक्ष्य होता है। और 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था 1992 में, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, उसके द्वारा पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था। इससे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं था। ओनली आर्टिकल 40 में ये मेंशन था, विच इज वन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। लेकिन 73rd अमेंडमेंट के बाद इसको, इस अमेंडमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को। अभी हम सबसे पहले बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ पंचायती राज इन इंडिया। भारत में किस तरीके से इसका इवोल्यूशन हुआ है, क्या इतिहास रहा है आजादी के बाद। तो सबसे पहले 1957 में जो कमेटी आई थी उसका नाम है बलवंत राय मेहता कमेटी। ये गुजरात के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो बलवंत राय मेहता कमेटी ने कुछ सजेशन दिया था, वो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। उसके बाद आई नेक्स्ट कमेटी, अशोक मेहता कमेटी 1977 में। उसके बाद हम बात करेंगे GV.K. राव कमेटी 1985। उसके बाद LM सिंघवी कमेटी 1986। उसके बाद हम बात करेंगे थंगन कमेटी 1988 की कमेटी की बात करेंगे। और फाइनली हम बात करेंगे गाडगिल कमेटी 1988। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बलवंत राय मेहता कमेटी जो 1957 में आई थी। तो सबसे पहले कि जो बलवंत राय मेहता कमेटी जो आई थी, उन्होंने जो सजेशन दिया था वो ये सजेशन दिया था कि जो पंचायत है हमारे देश में, पहले तो पंचायत जो है वो एस्टेब्लिश होनी चाहिए और इसका 3 टियर स्ट्रक्चर होना चाहिए। गांव के लेवल पे पंचायत, ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पे बहुत सारे गांवों को मिला दो तो ब्लॉक बन जाता है, और वहां पे तालुका पंचायत, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद, ये इन्होंने सजेशन दिया था। तो देखिए सबसे पहला सजेशन है 3 टियर सिस्टम, ग्राम पंचायत विलेज लेवल, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल, जिला परिषद एट द लेवल ऑफ डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद विलेज लेवल पे उन्होंने डायरेक्ट इलेक्शन के लिए रेकमेंड किया था। और दूसरे जो लेवल है, जैसे यहाँ जिला परिषद और तालुका लिखा है, वहां के लिए इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात यहाँ पे उन्होंने कही है। उसके बाद नेक्स्ट सजेशन उन्होंने दिया था ट्रांसफर ऑफ पावर एंड फाइनेंस टू द पंचायत। पंचायत को, स्टेट गवर्नमेंट को बोला, सरकार को बोला कि जो पंचायत है उसे पावर दिया जाए और पैसा भी दिया जाए ताकि पंचायत पावरफुली काम कर सके। तो ये रहे आपके 3 टियर स्ट्रक्चर, गांव के लेवल पे ग्राम पंचायत, ब्लॉक के लेवल पे पंचायत समिति एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद। इसके बाद इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो इस कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी उसको एक्सेप्ट किया गया 1958 में, एक्सेप्ट किया गया। राजस्थान बिकेम द फर्स्ट स्टेट, इट वाज द फर्स्ट स्टेट राजस्थान 1959 में जिन्होंने पंचायत को इम्प्लीमेंट किया इस कमेटी के आधार पे। उसके बाद आंध्र प्रदेश ने और बाकी सारे स्टेट ने भी इसे एक्सेप्ट किया और इम्प्लीमेंट किया। स्टेट्स, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरीके के पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को इम्प्लीमेंट किया था, फ्लेक्सिबिलिटी थी, और इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग स्टेट में अलग अलग होता है। कहीं पे 2 टियर स्ट्रक्चर था, कहीं पे 3 टियर स्ट्रक्चर था, और कहीं कहीं स्टेट में 4 टियर स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट किया था। नेक्स्ट जो कमेटी है बलवंत राय मेहता कमेटी के बाद नेक्स्ट कमेटी जो आती है उसका नाम है अशोक मेहता कमेटी 1977। अशोक मेहता कमेटी ने 2 टियर सिस्टम को रेकमेंड किया था। उन्होंने बोला था 2 टियर स्ट्रक्चर होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के लिए बोला था, फाइनेंशियल पावर पंचायत को देने के लिए सजेशन दिया था, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड महिला, विमेन, उनके रिजर्वेशन के लिए बात की थी। अशोक मेहता कमेटी के बाद नेक्स्ट कमेटी है GV.K. राव कमेटी 1985 की कमेटी है। और इस कमेटी ने जिला परिषद को, जो जिला परिषद होती है, उसे सेंट्रल टू रूरल डेवलपमेंट कहा है कि अगर ग्रामीण विकास करना है
तो जिला परिषद पे फोकस करना होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फोकस करना होगा। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण कमेटी है वो है LM सिंघवी कमेटी, 1986 की कमेटी है। और इस कमेटी ने बोला था, ये पहली कमेटी है जिन्होंने बोला था कि पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना चाहिए। फिर बाद में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है। नेक्स्ट कमेटी है जिसका नाम है टंडन कमेटी, 1988 में ये कमेटी आई थी। और इस कमेटी ने भी सजेशन दिया था कि 3 tier स्ट्रक्चर होना चाहिए और पंचायती राज का फिक्स टेन्योर जैसे कि 5 साल जैसा टेन्योर होना चाहिए। और स्टेट प्लानिंग कमेटी बनाने के लिए भी टंडन कमेटी ने बोला था। इसके बाद नेक्स्ट कमेटी 1988 में गाडगिल कमेटी आती है और ये बेसिस है फॉर दी 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो अभी अमेंडमेंट पास हुआ तो उसके लिए बेसिस जो है वो इस कमेटी ने बनाया। कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन देने के लिए बात कही कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना चाहिए, इलेक्शंस होना चाहिए, यहाँ पे फाइनेंस का अरेंजमेंट होना चाहिए और इलेक्शन कमीशन किस तरीके से काम करेगा इसके बारे में भी इन्होंने सजेशन दिया। उसके बाद फाइनली 73rd अमेंडमेंट होता है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992। ये अमेंडमेंट एक्ट जो है वो पास होता है और इसका जो ये जो अमेंडमेंट है वो केम इनटू फोर्स ऑन 24th अप्रैल 1993 एंड दैट इज व्हाई 24th अप्रैल को नेशनल पंचायती राज दिन बनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। तो देखिए, शुरुआत में हमने बात की कि 24 अप्रैल को ही नेशनल पंचायती राज डे क्यों मनाया जाता है, तो इसका आंसर ये है कि जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास हुआ था जिसने पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया था, उसका एनफोर्समेंट इस तारीख को हुआ था, 24 अप्रैल 1993 को हुआ था। दिस अमेंडमेंट एक्ट एडेड पार्ट 9 टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि दी पंचायत ऐसा बोलते हैं। It also introduced 11th schedule to the Constitution of India with 29 subjects for the पंचायत, के पंचायत के लिए 29 सब्जेक्ट 29 आइटम्स को ऐड किया गया, 11th शेड्यूल ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। उसके बाद अगर हम कुछ की फीचर्स देखें कि बताइए 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के कौन कौन से की फीचर्स होते हैं, तो सबसे पहले ग्राम सभा। ऑल रजिस्टर्ड वोटर इन अ विलेज, के एक गांव में जो भी रजिस्टर्ड वोटर्स होते हैं सारे के सारे ग्राम सभा के मेंबर होते हैं एंड दिस ग्राम सभा इज द फाउंडेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में आज 3 tier स्ट्रक्चर जो है वो होगा, विलेज गांव के लेवल पे, इंटरमीडिएट लेवल पे ब्लॉक, ब्लॉक लेवल पे इंटरमीडिएट लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद होगा। इलेक्शंस की बात करें तो यहाँ पे जो मेंबर्स है उनका डायरेक्ट इलेक्शन होगा और हायर लेवल पे, जो हायर लेवल जैसे तालुका पंचायत, जिला परिषद है, वहां पे जो चेयरपर्सन है उनका इलेक्शन इनडायरेक्ट तरीके से होगा। ये मतलब यहाँ पे प्रोविजन है। तो ये 3 tier स्ट्रक्चर है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अलग अलग लेवल पे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस है। आगे अगर हम बात करें तो रिजर्वेशन की बात कर सकते हैं कि जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, उनको रिजर्वेशन दिया गया है और उसका बेस है पॉपुलेशन। उसके बाद जो महिलाएं हैं उनके लिए 1/3 सीट्स रिजर्व की गई है जिसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की महिलाएं भी शामिल होती है। अगर हम पंचायत के टेन्योर की बात करें तो 5 years का टेन्योर होता है और इलेक्शन, अगर ये पंचायत डिसॉल्व हो जाती है तो उस केस में 6 months के अंदर इलेक्शंस किया जाएगा और जो भी पंचायत आएगी उसको रिमेनिंग टाइम के लिए पंचायती राज पावर मिलेगा, पंचायत में पावर मिलेगा। और महत्वपूर्ण बात यह है कि 5 साल का टर्म तो होता है, पूरा पंचायत का जो टर्म जो है वो 5 साल का तो होता है। बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो 5 साल से पहले भी इसको डिसॉल्व कर सकती है, रीजन देना पड़ेगा और उसको पंचायत को आप डिसॉल्व कर सकते हो। लेकिन इलेक्शन होगा, नई पंचायत का इलेक्शन 6 महीने के अंदर होना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। लेकिन अगर पंचायत अगर डिसॉल्व होती है और 6 महीने ही अगर बाकी है तो फिर इलेक्शन नहीं होगा, बाई इलेक्शन नहीं होगा। तो डिसोल्यूशन होने के बाद जो रिमेनिंग पीरियड है उसके लिए अगर इलेक्शन होता है तो उसे बाई इलेक्शन कहा जाता है और रिमेनिंग टाइम के लिए ही ये पंचायत जो है वो कंटिन्यू करेगी। लेकिन अगर जो डिसोल्यूशन होने के बाद अगर जो रिमेनिंग पीरियड 6 महीने से कम है तो उस केस में कोई फ्रेश इलेक्शन नहीं होगा, तब नई पंचायत
नहीं बनेगी उस केस में। नेक्स्ट है डिस्क्वालिफिकेशन के एज पर स्टेट लॉस यूजुअली मिनिमम एज जो है वो 21 ईयर्स है। तो अगर 25 ईयर्स से कम भी है कोई बात नहीं, 21 ईयर्स अगर अचीव किया है तो मेंबर या सरपंच जो है वो बन सकते हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन यहाँ पे पंचायती राज का इलेक्शन करवाते हैं। सारे पंचायत का इलेक्शन जो है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा होता है। और पावर और फंक्शन की बात करें तो स्टेट जो है वो नीचे पंचायत को पावर देता है। तो स्टेट टू डिवॉल्व पावर फॉर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन टू दी पंचायत। नेक्स्ट क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में सबसे पहली क्वालिफिकेशन क्या है कि स्टेट लेजिस्लेचर पहले तो डिटरमाइन करेगा और मेन एज क्राइटेरिया 21 ईयर्स है। अगर 21 साल हो गया है तो इलेक्शन लड़ सकते हैं। हाउएवर अगर राज्य सरकार चाहे, स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो कुछ कंडीशंस जो है वो लगा सकते हैं पंचायत के इलेक्शन के ऊपर, जैसे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आपने अगर ग्रेजुएट किया है तो ही आप इलेक्शन लड़ सकते हो पंचायत में। या कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन भी लगा सकते हैं, जैसे कि आपके घर में फंक्शनल टॉयलेट हो तो ही आप पंचायत में इलेक्शन लड़ सकते हो। ऐसी कंडीशन राज्य सरकार लगा सकती है। पंचायत स्टेट लॉ के अंदर आता है, इसलिए ऐसी कंडीशन स्टेट गवर्नमेंट लगा सकती है। स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है उसका मेंशन आर्टिकल 243 के में दिया गया है। एंड दिस कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सुपरविजन, सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू द पंचायत एज वेल एज अर्बन लोकल बॉडीज। के शहर में जो लोकल गवर्नमेंट होती है, गांव में लोकल गवर्नमेंट होती है, उसका इलेक्शन जो है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है। मिनिमम एज, जैसा कि हमने देखा कि पंचायत में अगर आपको मेंबर बनना है तो मिनिमम एज 21 ईयर्स की होनी चाहिए। अब अगर हम दूसरी संस्थाओं के साथ कंपेयर करें तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में अगर आपको मेंबर बनना है तो मिनिमम एज 25 ईयर्स होना चाहिए। उसके बाद लेजिस्लेटिव काउंसिल, अगर विधान परिषद में मेंबर बनना है तो मिनिमम एज 30 ईयर्स का होना चाहिए। लोकसभा में अगर आपको मेंबर बनना है तो मिनिमम एज 25 ईयर्स का होना चाहिए। राज्यसभा में मेंबर बनना है तो मिनिमम एज 30 ईयर्स का होना चाहिए। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए अगर आपको खड़े होना है, इलेक्शन लड़ना है तो मिनिमम एज 35 ईयर्स होना चाहिए। गवर्नर बनना है तो मिनिमम एज 35 ईयर्स होना चाहिए। तो ये सारे क्राइटेरिया है। तो देखिएगा कि जो हमारी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है वो एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। तो इट इज एन एग्जीक्यूटिव, दो इट कैन ऑल्सो मेक लॉ, लेकिन इन्होंने जो लॉ बनाया है उसे हम एक्ट नहीं कह सकते। स्टेट लेजिस्लेचर जो बनाता है, लॉ बनाता है, बिल पास करता है, उसे ही हम एक्ट कहते हैं। अब बात करेंगे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सबसे पहले 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके अंदर 29 फंक्शंस, 29 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो पंचायत के अंदर होते हैं, पंचायत उसको हैंडल करता है? तो एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर पंचायत मैनेज करता है। लैंड इंप्रूवमेंट, माइनर इरिगेशन, छोटे छोटे इरिगेशन के काम होते हैं। पशुपालन जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, पोल्ट्री, मर्गा फार्म। फिशरीज, सोशल फॉरेस्ट्री, फार्म फॉरेस्ट्री, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, रूरल हाउसिंग, खादी विलेज कॉटेज इंडस्ट्री, ये सब जो है वो पंचायत हैंडल करता है। इसके अलावा ड्रिंकिंग वाटर के पानी की टंकी बना दी और सबके घरों में पानी सप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा है, ये मैनेज भी पंचायत करेगा। फ्यूल एंड फॉडर के जो गाय का गोबर होता है, भैंस का गोबर होता है, फ्यूल, लकड़ियां, ये भी पंचायत देख सकता है। रोड एंड अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, रूरल एरिया में इलेक्ट्रिफिकेशन, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस, गरीबी हटाओ, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, एजुकेशन जैसे प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन हो गया, टेक्निकल ट्रेनिंग, वोकेशनल एजुकेशन, एडल्ट एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ये सारी बातें जो है वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन मैनेज करता है। उसके बाद लाइब्रेरी, गांव में लाइब्रेरीज हो गई, कल्चरल एक्टिविटीज हो गई, गांव में मार्केट लगते हैं, हर सैटरडे मार्केट लगता है, हर संडे मार्केट लगता है, फेयर मार्केट्स। हेल्थ एंड सैनिटेशन, फैमिली वेलफेयर, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर, वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। 2 रुपए किलो अनाज मिलता है, चावल मिलता है, 2 रुपए किलो, 3 रुपए किलो पल्सेस मिलते हैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राशन शॉप, इसको मैनेज करने की जिम्मेदारी
पंचायत की होती है। मेंटेनेंस ऑफ कम्युनिटी एसेट्स ये भी पंचायत के हाथ में होता है। आगे बात करते हैं, फाइनेंसिस की बात करते हैं। सो पंचायत को पावर दिया जा सकता है एंड पंचायत कैन कलेक्ट टैक्सेस, रिसीव ग्रांट्स एंड दे आल्सो हैव डेडिकेटेड फंड्स फॉर द डेवलपमेंटल एक्टिविटी। स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है वो जो पंचायत है उनके फाइनेंशियल पोजीशन को रिव्यू करता है एवरी 5 years। उसके बाद पंचायत में ऑडिट ऑफ अकाउंट्स भी होता है, और ये किस तरीके से होता है तो लॉ के हिसाब से होता है, और ये लॉ किसने बनाया है, स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाया है, उसके हिसाब से ऑडिट ऑफ अकाउंट्स होता है। आगे अगर बात करें तो गवर्नर ऑफ द स्टेट, जो हमारे गवर्नर होते हैं स्टेट के, वो एवरी 5 year कंस्टिट्यूट स्टेट फाइनेंस कमीशन टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत एंड देन रिव्यू करने के बाद गवर्नर को रेकमेंड कर सकता है। क्या रेकमेंड कर सकता है कि कौन से टैक्स, कौन सा टोल, फीस एक्सेट्रा मे बी असाइन टू दी पंचायत। पंचायत को कौन सा टैक्स, कौन सा टोल, फीस ये असाइन हो सकता है। उसके बाद कौन सा प्रिंसिपल यूज होना चाहिए जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड ऑफ टैक्सेस, ड्यूटीज एंड ड्यूटीज विच आर लेविड बाय द स्टेट बिटवीन द स्टेट एंड पंचायत, कि मतलब जो कलेक्शन ऑफ टैक्सेस है, ड्यूटीज है, वो किस तरीके से स्टेट और पंचायत के बीच में होगा, उसके प्रिंसिपल जो है वो यहाँ पे रेकमेंड किया जाएगा स्टेट फाइनेंस कमीशन के द्वारा गवर्नर को। उसके बाद ग्रांटिंग एड के कौन सी मदद जो है वो स्टेट पंचायत को देगा, तो ये भी रिकमेंडेशन जो है वो स्टेट फाइनेंस कमीशन गवर्नर को देंगे। ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि स्टेट फाइनेंस कमीशन आल्सो रेकमेंड सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव मोर मनी टू द स्टेट एंड स्टेट टू दी पंचायत। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पैसा स्टेट को दे सकता है और स्टेट गवर्नमेंट ज्यादा पैसा, वही पैसा पास कर सकता है पंचायत को, ताकि पंचायत जो है वो स्ट्रेंथन हो सके, पंचायत मजबूत हो सके। तो ये सारे फंक्शंस है, ये सारे काम है, रिकमेंडेशन है जो फाइनेंस कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन गवर्नर को देते हैं। स्टेट फाइनेंस कमीशन कंस्टिट्यूटेड, लाइक स्टेट फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है और आर्टिकल 243 के अंदर इसके बारे में दिया गया है, मेंशन है स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में। स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड अपॉन कंपोजिशन ऑफ द कमीशन, के कमीशन में कौन कौन से मेंबर रहेंगे, उन मेंबर के क्वालिफिकेशन क्या रहेंगे और उनका सिलेक्शन किस तरीके से होगा। उसी तरीके से अगर हम फाइनेंस कमीशन की बात करें तो आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में कहा गया है, और यही कमीशन इट शैल सजेस्ट मेजर टू स्ट्रेंथन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, कि फाइनेंस कमीशन जो है वो सजेस्ट करेगा कि किस तरीके से जो स्टेट का कंसोलिडेटेड फंड है उसे बढ़ा सकते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज जो है वो स्टेट से पंचायत तक पहुंच सके, सप्लीमेंट हो सके, ताकि पंचायत यहाँ पे मजबूत बन सके। और फाइनेंस कमीशन ये जो भी रिकमेंडेशन देगा वो किसकी रिकमेंडेशन के आधार पे देगा, तो स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है वो फाइनेंस कमीशन को रेकमेंड करेगा, और फाइनेंस कमीशन जो है उसी आधार पे रेकमेंड करेगा कि किस तरीके से स्टेट के अंदर जो फंड है, कंसोलिडेटेड फंड है, वो बढ़े और पंचायत तक पहुंचे, ताकि पंचायती राज स्ट्रॉन्ग बन सके। नेक्स्ट, the constitutional status is given under article 243K for the state election commission। तो अब हम स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करेंगे, और आर्टिकल 243K के अंदर उसका मेंशन है। एंड स्टेट इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट कौन करता है, तो इट इज अपॉइंटेड बाय गवर्नर ऑफ स्टेट, और उनको रिमूव कौन करता है, तो उनका रिमूवल जो है वो गवर्नर नहीं करता, इट कैन बी रिमूव, स्टेट फाइनेंस कमीशन कैन बी रिमूव इन द सेम मैनर एज द जज ऑफ द हाई कोर्ट बाय प्रेसिडेंट। तो जिस तरीके से प्रेसिडेंट हाई कोर्ट के जज को रिमूव करता है एक प्रोसीजर के द्वारा, उसी तरीके से स्टेट के इलेक्शन कमीशन को भी, उसके मेंबर को भी रिमूव किया जा सकता है। बाकी सारी जो डिटेल है स्टेट इलेक्शन कमीशन की, वो स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो डिटरमाइन करता है, अपना एक्ट बना के, लॉ और एक्ट बना के डिटरमाइन कर सकते हैं। कंपोजिशन की बात करें तो देखिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद होता है, और जिला परिषद में मेंबर्स जो है वो डायरेक्टली भी इलेक्टेड हो सकते हैं बाय द पीपल ऑफ दैट एरिया, और मतलब डायरेक्टली द मेंबर्स आर इलेक्टेड डायरेक्टली, एंड चेयरमैन ऑफ जिला परिषद आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर अमंग देमसेल्व्स।
तो मतलब याद रखिएगा कि मेंबर जो है वो डायरेक्टली इलेक्टेड होता है और चेयरमैन इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है। कहाँ? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिला परिषद पे, ऊपर के लेवल पे। उसके बाद जो ब्लॉक लेवल है, जिसे हम तालुका पंचायत भी कहते हैं, पंचायत समिति भी कहते हैं, यहाँ पर भी मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं और चेयरमैन है वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। विलेज लेवल की बात करें तो विलेज लेवल को ग्राम पंचायत कहते हैं, ग्रास रूट लेवल। और यहाँ पे जो मेंबर्स है वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं और जो हमारे सरपंच है, चेयरमैन है विलेज लेवल पे, उनका इलेक्शन डायरेक्टली भी हो सकता है और इनडायरेक्टली भी हो सकता है। जिस तरीके से स्टेट ने लॉ बनाया होगा उस तरीके से उनका इलेक्शन हो सकता है। आगे बात करते हैं। तो याद रखिएगा, नोट करने वाली बात है कि चेयरमैन ऑफ ग्राम पंचायत, इसे हम एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ पंचायत समिति भी कह सकते हैं। और दूसरी बात कि जो चेयरमैन ऑफ पंचायत समिति है वो एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ जिला परिषद भी होते हैं। तो जैसे यहाँ पे सरपंच होते हैं, चेयरमैन होते हैं, वो यहाँ के तालुका पंचायत के एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं और तालुका पंचायत के जो चेयरमैन होते हैं वो जिला परिषद के एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। इसे नोट करना है। दूसरी बात कि जो एमएलए होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं स्टेट के, so MLA and MP of the concerned territory is also ex officio member of पंचायत समिति एंड जिला परिषद। कि इन दोनों लेवल पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर इस एरिया से हुए, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव इस एरिया से हुए, तो वो एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। thus we can say that कि पंचायत एट ब्लॉक लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल कंसिस्ट इलेक्टेड एज वेल एज एक्स ऑफिशियो मेंबर। कि जो हमारा ब्लॉक लेवल है, डिस्ट्रिक्ट लेवल है, वहां पे जो हमारे मेंबर्स होते हैं वो कैसे हो सकते हैं? इलेक्टेड भी हो सकते हैं और एक्स ऑफिशियो मेंबर भी हो सकते हैं। कंपोजिशन दो तरीके से हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि जो भारत में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ था, तो पहला स्टेट जो है वो राजस्थान है। अक्टूबर 1959 में पहला पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश हुआ था। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करें तो भारत में पहला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मद्रास में हुआ था, 1688 में इंट्रोड्यूस हुआ था। दूसरी बात यह है कि जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी है वो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में नहीं आती है। इट इज नॉट अंडर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। ये 74th अमेंडमेंट एक्ट में आता है। ये अर्बन लोकल बॉडी में आता है, रूरल लोकल बॉडी में नहीं आता है। तो देखिए, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी जो है वो अर्बन लोकल बॉडी में आता है। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के हिसाब से इसका गठन होता है, एस्टेब्लिशमेंट होता है। अब हम एक्सेप्शंस की बात करते हैं कि जो 73rd अमेंडमेंट है इट अप्लाइज टू यूनियन टेरिटरीज विथ मॉडिफिकेशन। कि जो केंद्र शासित प्रदेश है, स्टेट में तो इंप्लीमेंट होता ही है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में भी अप्लाई होता है और थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन हो जाता है। एक्सेप्शन की अगर हम बात करें, अपवाद की बात करें, तो देखिए नागालैंड, मेघालय, मिजोरम एंड सर्टेन ट्राइबल एंड हिली एरिया के कुछ ट्राइबल एरिया, हिली एरिया है, यहाँ पे ये अपवाद है। ये एक्ट 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अप्लाई नहीं होता है। ट्राइबल एरिया अप्लाई कहाँ होता है? तो ट्राइबल एरिया के लिए एक नया एक्ट बनाया है जिसका नाम है पेसा एक्ट 1996। तो पेसा एक्ट 1996 के हिसाब से ट्राइबल एरिया को प्रोवाइड किया गया है, वहां पे लोकल बॉडीज बनाई गई है। तो चलिए पेसा एक्ट को समझते हैं। पेसा एक्ट का फुल फॉर्म है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996। पेसा एक्ट 1996 बोल सकते हैं। तो देखिए, ये जो एक्ट है इट एक्सटेंड पंचायती राज टू शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज। जो शेड्यूल एरियाज है, ट्राइबल एरियाज है, वहां पे इसको एक्सटेंड किया गया है और यहाँ पे ग्राम सभा को एम्पावर किया गया है विथ स्पेशल रोल। तो क्या किया गया है? तो अब देखिए, पेसा एक्ट में जो ग्राम सभा है, जो लोकल बॉडी है, जो एकदम ग्रास रूट लेवल है, जिसमें सारे इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, उनको पावर दिया गया है। और उसमें अगर वो उस जगह में जो ट्राइबल एरिया है वहां पे कोई भी प्लान को अप्रूव किया जाता है, कोई भी ट्रेडिशन को अगर प्रोटेक्ट करना होता है और रिसोर्सेज को मैनेज करना होता है, तो पावर जो है वो ग्राम सभा को दी गई है। और उसके बाद कोई भी लैंड एक्विजिशन करना है, रीसेटलमेंट करना है, तो ग्राम सभा की ही कंसेंट लेनी पड़ेगी। ये कहा गया है पेसा एक्ट में। मतलब ग्राम सभा को बहुत ज्यादा पावर दिया गया है। प्लस पेसा एक्ट में रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स दिया गया है, ताकि वो जो ग्राम सभा है, जो लोकल बॉडी है, वही कंट्रोल कर सके लोकल रिसोर्सेज के ऊपर। तो ये प्रोविजन जो है वो पेसा एक्ट में दिए गए हैं।
फाइनेंसिस की बात करें, पंचायत में पैसा आता कहाँ से है, तो सोर्सेस है, 3 सोर्सेस है। एक तो है सेंट्रल एंड स्टेट ग्रांट, के जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार ग्रांट देती है, वहां से पैसा आता है। उसके बाद अपने उनके टैक्स होते हैं, फीस होते हैं, फाइन्स होते हैं, तो वो टैक्स लगाते हैं, फीस कलेक्ट करते हैं, फाइन कलेक्ट करते हैं, वहां से भी पैसा आता है। वो लोन भी ले सकते हैं और कोई स्कीम में पैसा है तो उसे भी यूज कर सकते हैं। चैलेंजेस की बात करें तो पंचायती राज के चैलेंजेस है, हाँ है, पुअर इंटरनल रेवेन्यू कलेक्शन ठीक से हो नहीं पाता, गवर्नमेंट फंड के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंस होती है, और फाइनेंशियल पावर हर लेवल पे बहुत लिमिटेड होते हैं। दीज आर द लिमिटेशन ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। आगे अगर हम चैलेंज की बात करें तो यहाँ पे लैक ऑफ फुल डिवोल्यूशन ऑफ पावर एंड फंड, के स्टेट पावर एंड फंड पंचायत को डिवोल्व करेगा ऐसा है, लेकिन ये प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है, तो ये भी एक चैलेंज हो गया है। ब्यूरोक्रेटिक बहुत ज्यादा इंटरफियरेंस होता है, फंड्स जो है वो आता तो है लेकिन बहुत बार स्पेसिफिक प्रोग्राम के साथ टाइड अप होता है, तो ये भी चैलेंज हो जाता है। ओवर डिपेंडेंस ऑन दी स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, रिडक्टेंस टू लेवी लोकल टैक्सेस, ग्राम सभा इफेक्टिवली एम्पावर्ड नहीं है। पंचायत के साथ साथ एनजीओ है और दूसरी पैरेलल बॉडी भी शुरू हो जाती है, तो ये पंचायत को वीक करती है। बहुत बार इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, ट्रेनिंग इश्यू है, इसके कारण भी पंचायत को अलग अलग चीजें इंप्लीमेंट करने में प्रॉब्लम होती है। अगर हम रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन लोकल बॉडी के बारे में आर्टिकल 243 के बारे में दिया गया है। ग्राम सभा के बारे में आर्टिकल 243 ए में दिया गया है। फिर 243 ए बी सी डी ऐसे करके अगर देखें तो आर्टिकल 243 बी से लेकर 243 ओ तक पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के सारी चीजों के बारे में लिखा है, जैसे स्ट्रक्चर, इलेक्शन, फाइनेंस, ऑडिट पावर एक्सेट्रा। तो ये आर्टिकल 243 से लेकर आर्टिकल 243 ओ तक पंचायत के बारे में दिया गया है। केस स्टडी बात करें तो देखो, एक केस स्टडी है, हिवारा पंचायत उत्तराखंड में है। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, वहां पे वाटर एक्सेस को बढ़ाया, रोड कनेक्टिविटी को अच्छा किया, सोलर एनर्जी को प्रमोट किया, एजुकेशन बढ़ाया एनजीओ की मदद से। ये पंचायत के काम है। दूसरी केस स्टडी बोले तो पेडा आंबरपेट तेलंगाना, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बहुत अच्छा से किया है यहाँ पे पंचायत ने। यहाँ पे हाउस होल्ड टॉयलेट, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज, कल्चरल एक्टिविटी को प्रमोट करना, पब्लिक स्पेसिस को प्रमोट करना, ये एक्टिविटी अच्छे से की है। ये कुछ केस स्टडीज है, एग्जाम्पल्स है। कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था, एसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ, तो मेंस का क्वेश्चन है पहले, कि प्रीवियस ईयर के कुछ मेंस के कुछ प्री के क्वेश्चन। तो मेंस के क्वेश्चन में है ये है कि एसेस इम्पोर्टेंस ऑफ पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया एज ए पार्ट ऑफ लोकल गवर्नमेंट। अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट ग्रांट, व्हाट सोर्सेज पंचायत कैन लुक आउट फॉर फाइनेंसिंग डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट। क्या आप इसका आंसर दे सकते हो? यस या नो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। दूसरा सवाल ये है, इसको भी आप लिख सकते हो। तो देखो, ये सीधा पंचायत से हमारे मेंस में पूछे गए सवाल है। प्रीलिम्स के क्वेश्चंस की बात करें तो देखो, पहला सवाल है कि अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टी फॉर माइनिंग बी डिक्लेयर नल एंड वाइड। ये रहे आपके ऑप्शंस। तो यहाँ पे आप देखोगे, थर्ड शेड्यूल के में ओथ के बारे में दिया हुआ है, फिफ्थ में ट्राइबल के बारे में, नाइन्थ में पंचायत और 12th में लोकल बॉडीज लाइक अर्बन लोकल बॉडी। तो ट्राइबल के बारे में यहाँ पे पूछा हुआ है कि ट्राइबल लैंड को अगर प्राइवेट पार्टी को देना है और माइनिंग के लिए नल वॉइड घोषित करना है, तो ये कौन से शेड्यूल में दिया गया है? तो ट्राइबल के लिए फिफ्थ शेड्यूल है। यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो फिफ्थ शेड्यूल इज द आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन एज एन एक्सरसाइज इन, 2017 में सवाल पूछा था। तो ऑप्शन ए, बी, सी और डी, ये चार ऑप्शन है। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को किस कॉन्सेप्ट से ज्यादा अच्छे तरीके से समझाया जा सकता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट यहाँ पे कंसीडर करना है और उसके बाद ये ऑप्शंस है। तो मिनिमम एज जो है पंचायत में मेंबर बनने के लिए 25 इयर्स है, तो हमें पता है कि ये 21 इयर्स है, राइट। और पंचायत रिकंस्टिट्यूटेड आफ्टर प्रीमैच्योर डिसोल्यूशन कंटिन्यू ओनली फॉर द रिमेनिंग पीरियड, ये सही लग रहा है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ओनली 2 कैन बी करेक्ट आंसर। तो आंसर जो है वो ओनली 2, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट,
आंसर दे सकते हो इस क्वेश्चन का? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनेक्टेड पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट इन 1996. Which of the following not identify as its objective? तो सेल्फ गवर्नमेंट टू रिकॉग्नाइज ट्रेडिशन, पहला है प्रोवाइड सेल्फ गवर्नेंस, दूसरा रिकॉग्नाइज ट्रेडिशनल राइट्स, तीसरा टू क्रिएट ऑटोनॉमस रीजन इन ट्राइबल एरिया, टू फ्री ट्राइबल पीपल फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो सकता है ऑप्शन सी, टू क्रिएट ऑटोनॉमस रीजन इन ट्राइबल एरियाज। Next question, under the Scheduled Tribe and Other Traditional Forest Dweller Act 2006, who shall be the authority to initiate the process of determining the nature and extent of individual or community forest right or both? यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, अगर ऐसा कोई भी सवाल हो और ट्राइबल शेड्यूल्ड ट्राइब ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर एक्ट 2006 जैसा एक्ट दिया हो, तो इसका मतलब है ट्राइबल एरियाज के बारे में बोला गया है और कुछ लग रहा है हमको कि ये कुछ फॉरेस्ट राइट के बारे में दिया गया है, तो ऐसे क्वेश्चन में आंसर हमेशा ग्राम सभा होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो ग्राम सभा है। तो आज का ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।